तो सोलर में जो भी इन्वेस्टर होता है, चाहे वो फॉरेन से आए चाहे इंडिया से आए, उसका सबसे पहले सवाल, इंटरेस्टिंग सर है ये, सबसे पहला ये सवाल होता है कि सर वहां पे सबसे ज्यादा रिस्क किस चीज में है मुझे। आप महाराष्ट्र में 7/12 बोलते हो, उसको खसरा खतौनी बोला जाता है यूपी में, उसको बोलता है जमाबंदी बोला जाता है राजस्थान में, उसको पट्टा पहानी बोला जाता है तमिलनाडु में। आप देखो पूरा डिफरेंस। अगर 1000 डेज तक परसिस्टेंटली आप किसी क्षेत्र में काम कर देंगे, आई विल कॉल यू एक्सपर्ट, आई विल ऑल्सो रेकमेंड योर नेम। सिंपल बात ये है। अगर 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट आपको जनरेट करना है तो 5 एकर्स ऑफ लैंड इज रिक्वायर्ड। तो हो सकता है मलेशिया से सोलर पैनल आ रहे हैं, फंडिंग कहीं और से आ रही है, यूरोप से आ रही है, अफ्रीका में बंदा इंडिया का है ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर, अफ्रीका में सोलर पैनल्स लगा रहे हैं। आप अगर किसी को बोलना है कि मैं ना बिलियनर बनना चाहता हूँ पावर सेक्टर में, सोलर इंडस्ट्री में, क्या रास्ता है? अगर आप अपने गांव में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने चाहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कहता है नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, लेकिन इसमें छोटा सा कैच है। नमस्कार दोस्तों, एक सोलर प्रोजेक्ट में आप क्या देखते हैं? फर्स्ट कि भाई वहाँ पे बिजली जनरेट हो, दूसरा है कि भाई वो बैंकेबल हो, और तीसरा है कि भाई वो रिस्क फ्री हो। अब ये तीनों चीज़ अगर एक प्रोजेक्ट में होंगी तो वो सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कहलाता है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि भाई यहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ साथ पॉलिसी भी मेजर रोल प्ले करती है, खासकर हम अगर इलेक्ट्रिसिटी लॉस की बात करें। आज हमारे साथ राज सर भी हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट 20 साल इसी सेक्टर में काम किया हुआ है, और आज की डेट में इस सेक्टर के लिए उन्होंने 2 बुक्स लिखी हुई है। सर, तो पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद देगा कि भाई आपने हमारे और हमारे दर्शकों के लिए टाइम निकाला। तो सर ज़रा ये 20 साल का जो एनर्जी लॉज है और ये जो 2 बुक्स हैं, ज़रा इसके बारे में बता देंगे। और हाँ, वो जो फर्स्ट वर्ड था कि भाई बैंकेबल, एक सोलर सिस्टम या एक प्रोजेक्ट के लिए क्या चीज़ें, जो 3 चीज़ें हैं वो क्या देखनी होनी है जी? सर, एक तो पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ, किसी भी कंट्री में या किसी भी स्टेट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एज अ इन्वेस्टर और अ पर्सन, एज अ फाउंडर, यू शुड चेक 3 थिंग्स। वहां की लॉ क्या है, वहां की पॉलिसी क्या है, और वहां के स्टैंडर्ड्स क्या है। अगर ये 3 चीजें आपको पता है तो आप अपने प्रोजेक्ट को बैंकेबल भी बनाओगे, रिस्क फ्री भी बनाओगे, और ट्रांजैक्शन रेडी भी बनाओगे। और इसको जरा आसान भाषा में समझाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सोलर से लेके चलते हैं। तो सोलर में जो भी इन्वेस्टर होता है, चाहे वो फॉरेन से आए चाहे इंडिया से आए, उसका सबसे पहले सवाल, इंटरेस्टिंग सर है ये, सबसे पहला ये सवाल होता है कि सर वहां पे सबसे ज्यादा रिस्क किस चीज में है मुझे। तो मैं उनको बोलता हूं सबसे ज्यादा जो रिस्क है आपको लैंड में है। और लैंड में सर क्यों रिस्क है, उसका रीजन क्या है? इंडिया में लैंड संविधान में स्टेट सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये है सिंपल लैंग्वेज में कि हम 29 कंट्रीज से डील कर रहे हैं। मतलब हर स्टेट अपना अलग लैंड लॉ बना सकता है। आप महाराष्ट्र में 7/12 बोलते हो, उसको खसरा खतौनी बोला जाता है यूपी में, उसको बोलता है जमाबंदी बोला जाता है राजस्थान में, उसको पट्टा पहानी बोला जाता है तमिलनाडु में। आप देखो पूरा डिफरेंस जी, ये लंबा डिफरेंस है। अब दूसरी बात यह है कि 50% ऑफ लैंड इन इंडिया इज एग्रीकल्चरल लैंड। एक तो प्रॉब्लम यह हो गई कि यू आर डीलिंग विद 29 कंट्रीज, अलग अलग लैंड लॉज आप डील कर रहे हो। दूसरा, आप ये समझो कि अगर मान लो, लेट अस अज्यूम फर्स्ट स्टेप, जैसे सर ने बोला कि बैंकेबल अगर प्रोजेक्ट को बनाना है तो सोलर पैनल्स आर लाइक कार इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। हाँ, ये मुद्दे की बात है। और दूसरा, जैसी लैंड की बात कर तो लैंड इज अ अप्रिशिएटिंग एसेट, बराबर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिस्क जो आता है वो लैंड पे आता है। अगर लैंड लॉज आपने समझ लिए, लैंड का एक्विजिशन प्रॉपर कर लिया, तो आपका प्रोजेक्ट बैंकेबल भी होगा, रिस्क फ्री भी होगा, ट्रांजैक्शन भी रेडी होगा। मैं बता देता हूं तीनों के मतलब क्या है। तो जैसे आप सर ने बताया कि मान लीजिए आप अपने लिए ना घर खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, तो आप ओनर हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट होगी? आपके फ्लैट से 3 रिक्वायरमेंट होगी कि भाई मैं जिस फ्लैट को खरीदूं इट शुड बी बैंकेबल। बैंकेबल का मतलब ये है HDFC, SBI और कोई भी बैंक हो उसमें फंडिंग कर दे। भाई एज अ मिडिल क्लास पर्सन आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए तो होते ही नहीं। आप बोलोगे आई विल इन्वेस्ट 20-30%, बाकी मैं फंडिंग बैंक से ले लूंगा। उसी घर को खरीदिए जो बैंकेबल है, नंबर 1 स्टेप। दूसरा, आपका इशू जो होगा, आपका जो रिक्वेस्ट होगा अपने प्रॉपर्टी कंसल्टेंट या डीलर से या लैंड एग्रीगेटर से, भाई ये रिस्क फ्री होना चाहिए। रिस्क फ्री का क्या मतलब है? कोई बेजा कब्जा ना हो, उसका एडवर्स पोजीशन। भाई आप वहां पे अपने फ्लैट पे जा रहे हो और पता चला किसी और ने कब्जा कर रखा है, पता चला 2 सेल डीड्स हो गई हैं,
पता चला 30 साल की आपकी चेन कंप्लीट नहीं है, टैक्स बकाया है, तो वो रिस्क है। और वो रिस्क से आपकी फैमिली को आपका जो पूरी लाइफ की अर्निंग है उस पर नुकसान पड़ सकता है। या अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी एक रिस्क है। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी बेटर है। थर्ड जो मैंने बात करी ट्रांजैक्शन रेडी, उससे उस एग्जांपल से आप ये समझिए, आपने अपना फ्लैट अभी खरीदा, आज आप जूनियर पोजीशन में हो, आपने करियर स्टार्ट करा है और फ्लैट में इन्वेस्ट करा है, लेकिन आज से 10 साल बाद 15 साल बाद व्हेन यू बिकम अ सीनियर ऑफिसर, आपके बच्चे हो जाएंगे 2-3, आपकी फैमिली बढ़ जाएगी, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो आप बोलोगे कि राज सिंह निरंजन जी, मैं बड़ा फ्लैट खरीदना चाहता हूं, तो मैं अपने छोटे फ्लैट को बेचना चाहता हूं। इस बेचने को प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन रेडी। अब इसको, इसी कॉन्सेप्ट को आप सोचिए एज ए सोलर एंटरप्रेन्योर जो 5 करोड़ रुपए 1 मेगावाट के लिए लगा रहा है। उसका कंसर्न ये है, अगर आपको वो एम्प्लॉय कर रहा है, उसका कंसर्न ये, भाई मेक माई सोलर प्रोजेक्ट बैंकेबल, मेक माई सोलर प्रोजेक्ट ट्रांजैक्शन रेडी, मेक माई सोलर प्रोजेक्ट रिस्क फ्री। तो मैं सोलर प्रोजेक्ट अगर लगा रहा हूं, अगर आप मुझे हेल्प कर सकते हैं बैंकेबल बनाने के लिए, मतलब उस सोलर प्रोजेक्ट के लिए बैंक शुड बी एबल टू फंड, तो मैं आपको एम्प्लॉयमेंट में रख लूंगा। अगर आप उसको रिस्क फ्री बना सकते हो कि सर जितने भी 12, 13, 14 लीगल कंप्लायंसेस है, चाहे स्टैम्प पेपर के हो, रजिस्ट्रेशन फीस के हो, लैंड यूज कन्वर्जन के हो, प्रोटेक्टेड टेनेंट की परमिशन अप्रूवल के हो, या रजिस्ट्रेशन विद नोडल एजेंसी की, सारी कंप्लायंसेस मैं कंप्लीट करने वाला हूं, तो मैं आपको एम्प्लॉयमेंट में रख लूंगा। और तीसरा, अगर आप ये बोलते हो कि जब भी ट्रांजैक्शन होगा, अब एंटरप्रेन्योर भी बढ़ते हैं, आज आप एक 1 मेगावाट का सोलर प्लांट, किलोवाट का सोलर प्लांट लगा रहे हो, कल को ऐसा नहीं आप पूरी जिंदगी किलोवाट का सोलर प्लांट लगाओगे। एक टाइम आएगा जब व्हेन यू विल बिकम अ बिग एंटरप्रेन्योर, और जब अजीत बहादुर जी की ट्रेनिंग्स आप लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। भाई देखिए, मेरी जो ट्रेनिंग्स है उनमें ना लीगल में कॉन्फिडेंस आ जाता है इंजीनियर्स को, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसमें कॉन्फिडेंस जो आता है वो अजीत बहादुर जी की ट्रेनिंग से आता है। तो जब वो ट्रेनिंग ले लोगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप बोलोगे भाई मेरे को ना छोटा नहीं, मेरे को बड़ा सोलर प्लांट लगाना है, तो मैं एक काम करता हूं, क्योंकि पैसे कम है, मैं छोटा बेच देता हूं। अगर छोटा प्रोजेक्ट आप बेचते हो, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो सोलर प्रोजेक्ट जो आप लगाते हो वो ट्रांजैक्शन रेडी होने चाहिए सर। तो बिल्कुल सिंपल है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी सोलर इंडस्ट्री में आज के डेट में आप सुन रहे हो, राज सर, ये भी कहना कोई गलत नहीं होगा कि भाई सोलर इंडस्ट्री में कई लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं एज ए जॉब, एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और जो आपने अभी बताया कि भाई एक प्रोजेक्ट के पीछे एक इन्वेस्टर देखता क्या है, तो सर ज़रा ये जॉब एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर कई लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, तो उनको किस तरीके से रेडी होकर आना चाहिए सर? क्या है कि भाई हमें इस इंडस्ट्री में स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है, हमें फाइनेंस वाला चाहिए, हमें लॉजिस्टिक्स वाला चाहिए, हमें HR वाला चाहिए, हमें इंस्टॉलेशन टीम चाहिए, हमें टेक्निकल टीम चाहिए, हर कोई की ज़रूरत है। लेकिन अब चूँकि बूमिंग इंडस्ट्री है तो हम रातों रात यहाँ पे तो कोई आ नहीं सकता, स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है। तो एक बात है कि भाई कैन दूसरे इंडस्ट्री वाले भी यहाँ पे अपना स्कोप बना सकते हैं, और बना सकते हैं तो उसके लिए क्या तैयारी करनी होगी? एक्सीलेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास। तो सबसे पहले तो हमने ये क्लियर कर दिया, आप सब लोगों को ये तो समझ में आ गया, जो फर्स्ट क्वेश्चन था अजीत जी का, इससे आपको समझ में आ गया, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप ये देखो कि उस पर्सन को, जो मेरा इंटरव्यू लेने वाला है, उसके लिए, उसके प्रोजेक्ट को मैं बैंकेबल, रिस्क फ्री, ट्रांजैक्शन रेडी कैसे बना सकता हूं। ये तैयारी आप करके जाओगे तो आपके 100% चांसेस है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सर का क्वेश्चन और अलग है, सर बोल रहे हैं मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, या मैं सोलर में बिजनेस करना चाहता हूं, रिलेटेड फील्ड में बिजनेस करना चाहता हूं, तो अपॉर्चुनिटीज क्या क्या अवेलेबल है, यही है ना सर आपका क्वेश्चन? सर अपॉर्चुनिटीज अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा वाइड एंगल लेना पड़ेगा। वाइड एंगल मतलब 12 अपॉर्चुनिटीज हैं, 12 ब्रॉड अपॉर्चुनिटीज। अगर ये 12 अपॉर्चुनिटीज आपने समझ ली और उसमें से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरी एक्सपर्टाइज मैं इसमें फोकस करूंगा और 3 साल इसमें काम कर लिया, इसको बोलते हैं 1000 दिन का कॉन्सेप्ट, 1000 डेज। अगर 1000 डेज तक परसिस्टेंटली आप किसी क्षेत्र में काम कर देंगे, आई विल कॉल यू एक्सपर्ट, आई विल ऑल्सो रेकमेंड योर नेम, सिंपल बात ही है। ओके, तो 12 जो अपॉर्चुनिटीज है वो सर हम डिस्कस कर लेते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है लैंड एंड एनर्जी फ्यूल्स, ये वैल्यू चेन है। तो लैंड एंड एनर्जी फ्यूल्स का क्यों इंपॉर्टेंस है? अगर 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट आपको जनरेट करना है तो वहां 5 एकर्स ऑफ लैंड इज रिक्वायर्ड, और अगले 10 साल में 2035, 10 साल, नॉट 30 वाला टारगेट, 10 साल में आपको 500 गीगावाट्स के सोलर पैनल्स लगाने हैं। 1 गीगावाट में आप बताइए कितने मेगावाट होते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए,
चलिए मैं आपको बता देता हूं, अगर 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट होते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, कितने मेगावाट होंगे? तो 5 लाख मेगावाट जनरेशन करना है और 1 मेगावाट के लिए 5 एकड़ चाहिए। इसका मतलब 25 लाख एकड़ जमीन की जरूरत है। तो फर्स्ट वैल्यू चेन का कंपोनेंट जहां पे अपॉर्चुनिटी है वो है लैंड एक्विजिशन में। अगर आप लैंड एक्विजिशन में हेल्प करना चाहते हैं, अगर आप एक्सपर्टाइज कर लेते हैं, और मैक्सिमम लोग यहाँ पे 50% लोग किसान परिवार से, या तो दे आर ग्रैंडसन ऑफ फार्मर्स और दे आर सन ऑफ फार्मर। सो लैंड लॉस को आप अगर एज अ, आपकी और कोई डिग्री हो, आप मे बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लेकिन अगर साथ में लैंड एक्विजिशन भी सीख लेते हैं तो अगले 10 साल तक यू आर वैल्यूएबल। तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है लैंड एक्विजिशन, जहां पे आप लैंड एग्रीगेटर भी बन सकते हैं, और भी बहुत सारे रिलेटेड एरियाज हैं जहां पे आप हेल्प कर सकते हैं, ड्यू डिलिजेंस में भी हेल्प कर सकते हैं, फिर उसको बैंकेबल बनाने में हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि बैंक्स जब आपको पैसा देते हैं ना, वो आपसे सोलर पैनल का नहीं ज्यादा पूछेंगे। वो क्या पूछेंगे पता है सर? वो पूछेंगे सर लैंड के कागज दो। हाँ, क्योंकि बाकी सब तो वो कार्ड लेते हो, मतलब क्योंकि वो सब जैसा आपने बोला ना डेप्रिसिएशन रहेगा, लैंड की वैल्यू बढ़ेगी। तो वो सारे ओरिजिनल कागज लैंड के लेंगे आपसे, तब फंडिंग करेंगे, चाहे वो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हो, चाहे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो, चाहे वर्ल्ड, कोई भी आप नाम ले लो, किसी भी फंडिंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो आपको लैंड के कागज मांगेगा। तो नंबर 1, और यही काम ट्रांजैक्शन रेडी में भी आएगा आपको। तो सेकेंड जो वैल्यू चेन है, सर ने जैसे बोला लॉजिस्टिक्स। जी, आप ये सोचिए 500 गीगावाट्स ऑफ सोलर प्लांट्स लगेंगे, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट कोई अगर फुलफिल कर दे, ये वाइडर सेंस में बोल रहा हूं क्योंकि एनर्जी लॉजिस्टिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हो सकता है मलेशिया से सोलर पैनल आ रहे हैं, फंडिंग कहीं और से आ रही है, यूरोप से आ रही है, अफ्रीका में बंदा इंडिया का है ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर, अफ्रीका में सोलर पैनल्स लगा रहा है। तो सेकेंड एरिया इज लॉजिस्टिक्स। अगर आप एक्सपर्ट हो सकते हैं लॉजिस्टिक्स में, नथिंग लाइक इट। थर्ड एरिया इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे काम है, चाहे वो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर का काम हो, चाहे वो ओपन एक्सेस प्रोवाइड करने का काम हो। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आपको स्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है। तो क्लाइंट को देख करके अगर आप समझ सकते हैं थर्ड एरिया कि सर इसको कैप्टिव चाहिए, इसको ग्रुप कैप्टिव चाहिए, इसको आईपीपी चाहिए, ये वर्ड्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये वर्ड्स आप इंटरनेट पे टाइप करिए, आपको पता चल जाएगा कि आईपीपी क्या होता है, या सीपीपी क्या होता है, या मर्चेंट पावर प्लांट क्या होता है। ये सब जानना आपके लिए जरूरी है क्योंकि आप बहुत बड़े सेक्टर में एंटर करने वाले। तो थर्ड अपॉर्चुनिटी है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ अपॉर्चुनिटी इज ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सोलर आइसोलेशन में आपने बना दिया प्लांट रिमोट एरिया में, अब अगर उसका कंजम्पशन नहीं है तो मतलब इट इज यूजलेस। बराबर। तो आपको, अगर आपकी एक्सपर्टाइज इवैक्यूएशन ऑफ पावर है, डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन, डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन में, अच्छा ये जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं उसमें ही 10-10, 15-15 अपॉर्चुनिटीज है। मैं अभी क्योंकि मैं वही बोल रहा था, इट्स नॉट ओनली कि जैसे जनरेशन में भी, इनफैक्ट मैं अगर एक आसान भाषा में समझाता हूँ कि भाई अगर कोई बोलता है कि भाई मेगावाट लेवल का प्रोजेक्ट खड़ा करना है, मेरे को खड़ा करने का, नो डाउट बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये समझिए कि भाई मेगावाट लेवल मीन्स आप थोड़ा सा इट्स ए शादी। यस, इट्स ए शादी है, उसमें बैंड वाला अपना काम करेगा, तंबू वाला अपना काम करेगा, कैटरिंग वाला अपना काम करेगा, उसके बाद लॉजिस्टिक्स वाले अपना काम करेंगे, झूमर पंडित भी अपना काम करेगा, है, और फिर आपको जो एज ए इन्वेस्टर ये पूरा सब कुछ मैनेज करना है। तो ये शादी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे एक लैंड एक्विजिशन की टीम रहेगी, एक ट्रांसमिशन की टीम रहेगी, ये डीसी साइड की रहेगी, एक एसी साइड की रहेगी, एक एलटी पैनल रहेगा, कई जो उसमें पूरे जो एक मेगावाट में इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हर एक का अलग अलग काम है, और हर एक को एक साथ मिला के चलाना ये आपकी जिम्मेदारी होगी। इसलिए वो होता है शादी, इट्स शादी अकेले का काम नहीं है। और अब ये शादी कराने के बाद आपको दूसरी शादी करानी पड़ेगी, वो इवैक्यूएशन ऑफ पावर। इवैक्यूएशन ऑफ पावर में भी सर आरओडब्ल्यू की टीम अलग रहेगी। हर किसान से आपको नेगोशिएट करना है। वहां पे लैंड एक्विजिशन नहीं होगा, वहां पे आप ईजमेंट राइट लेंगे। ईजमेंट राइट, बिल्कुल अलग अलग चीजें। इनफैक्ट सर कुछ पिछले हफ्ते ही ईजमेंट राइट, ये जो आरओडब्ल्यू के ऊपर एक नया सर्कुलर आ चुका है। फ्रेंड्स, आपको अगर चाहिए तो आप बस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए शेयर विद द लेटेस्ट अपडेट, हम आपको शेयर कर देंगे। सो 2024 में 66, एक बात याद रखिए, आप डिवीजन करिए, 66 केवीए से अबव कंपनसेशन मिलता है, इसके नीचे कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो जो 66 के जो सर बोल रहे हैं 2024 में नई गाइडलाइंस आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की,
वो गाइडलाइंस अगर आपको चाहिए तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर की वेबसाइट में आप जा सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट कर दीजिए, सर की टीम जो है वो आपको उस गाइडलाइंस को वहीं के वहीं शेयर कर देगी। तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्रॉप कॉम्पनसेशन कितना है, ट्री कॉम्पनसेशन कितना है, या टावर बेस का कितना कॉम्पनसेशन देना है, और कैसे ईजमेंट राइट को मैनेज करना है, बिकॉज दिस इज एक स्किल यस इन इट सेल्फ एक्चुअली। बैंड वाले का। हाँ करेक्ट। तो ये शादी का एग्जाम्पल सर बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका। तो बिल्कुल, तो अब ट्रांसमिशन के बाद मामला खत्म नहीं अपॉर्चुनिटी का। मैंने तो अभी 4 ही अपॉर्चुनिटीज बताई हैं, 5वीं अपॉर्चुनिटीज जो है इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। भाई इलेक्ट्रॉन्स तो प्रोड्यूस कर लिए सर आपने, बराबर, बैंड बाजा बाजार बारात लेकर के, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं कंज्यूम करना पड़ेगा ना। सम कंसल्टेंट हैज टू गो टू पावर एक्सचेंज एंड वर्क, आप भी कर सकते हैं। सम कंसल्टेंट यू विल एंगेज फॉर ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सम कंसल्टेंट यू विल एंगेज फॉर कार्बन क्रेडिट्स। आप रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन इज अ वेरी स्मॉल थिंग, नाउ अ बिगर मार्केट इज कमिंग अप। वैसे एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट की अलग कंसल्टेंसी है, कार्बन क्रेडिट्स की अलग कंसल्टेंसी है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम अलग चल रहा है, फिर उसके बाद ग्रीन ओपन एक्सेस वो सब अलग चल रहा है। तो इसको बोलते हैं हम सर इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। तो सोलर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। तो इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में वर्क करना है। ये 5th नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो अवेलेबल है सर, जो बहुत लिमिटेड लोग, आप अगर किसी को बोलना है कि मैं ना बिलियनर बनना चाहता हूं पावर सेक्टर में, सोलर इंडस्ट्री में, क्या रास्ता है? अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं तो आप बन सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सीधा कंज्यूमर आपके पास है। भाई बाकी सब में इंटरमीडिएट है, यस, आप ट्रेडिंग में इंटरमीडिएट, जनरेशन में इंटरमीडिएट, सब में, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट कंज्यूमर से डील कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये आएगा सर कि सर मैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी कैसे बन सकता हूं? वो तो बहुत बड़ा एरिया होता है, वो उसमें तो फंड भी ज्यादा चाहिए होते हैं। नहीं सर, रूरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज डी लाइसेंस्ड, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड। अगर आप अपने गांव में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने चाहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कहता है नो लाइसेंस रिक्वायर्ड। लेकिन इसमें छोटा सा कैच है, छोटा सा कैच अगर आप समझ जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो। कैच ये है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ये कहता है रूरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज डी लाइसेंस। आपको टैरिफ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, रेगुलेटरी कमीशन का टैरिफ आप और आपके कंज्यूमर के बीच में आप खुद डिसाइड करोगे, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, आपका एग्रीमेंट है, ठीक है। सेक्शन 49 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, तो आप रिसर्च कर लेना। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कहता है कि रूरल एरिया डिफाइन करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का, तो आपको यह ढूंढना पड़ेगा कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने जो रूरल एरिया डिफाइन करा है वो कौन सा है। जैसे ही आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि रूरल एरिया क्या है, तो रूरल डिस्ट्रीब्यूशन आप करिए, नो स्टॉप इट। आपका सोलर प्लांट लगा है, आप अपने गांव के लिए प्रोड्यूस करिए इलेक्ट्रिसिटी। बस ये ध्यान रखिए, इसमें ध्यान एक चीज का रखना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्री है, इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है आपको, सेफ्टी रेगुलेशंस ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सेफ्टी का आप फॉलो करिए, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन। और जब आप 1-2 रूरल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो आपकी मैन पावर, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। देन यू टेक अ बिगर लाइसेंस, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का, और आगे बढ़िए, यूनियन टेरिटरी का लाइसेंस लीजिए और करिए। तो नेक्स्ट जो है 5th या 6th जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन सर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक है चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स। ओके, चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स मतलब, अच्छा इंडिया में रिसर्च नहीं हुई है पर यूएसए में रिसर्च हुई है कि अगर सारी व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल कर दें तो कितनी एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो उनको पता चला 48% एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी। 48% मतलब आप समझ लो ऑलमोस्ट 50%। अगर 500 गीगावाट इंडिया, मतलब मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं, 500 गीगावाट इंडिया की रिक्वायरमेंट चल रही है, तो 250 गीगावाट तो एडिशनल हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा सिर्फ किसके लिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग स्टेशन जो बंदा लगाता है उसको हम बोलते हैं चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स। तो आप नेक्स्ट वैल्यू चेन में यू कैन बिकम अ चार्ज पॉइंट ऑपरेटर। अभी आपके पास पेट्रोल पंप ओन करने की शक्ति है, 75,000 पेट्रोल पंप्स विल बी रिप्लेस्ड बाय 1,50,000 चार्जिंग स्टेशंस। तो ये नेक्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। इसके बाद जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसको बोलते हैं प्रोज्यूमर। जी, प्रोज्यूमर किस लिए बोलते हैं? जब भी कोई, सर प्रोज्यूमर का आप बताइए, आप एक्सपर्ट हैं क्या? मतलब कि देखिए इसमें है ऐसा कि भाई आज तक जो भी हम लेते थे, हम कंज्यूमर थे, हम जो भी बिजली का बिल ले रहे हैं, हम उतना जितना बिजली लेते हैं उस हिसाब से हम यूनिट का पे कर देते हैं, दैट बिकम्स ए कंज्यूमर। हम अभी कंज्यूम कर रहे हैं।
अब जो कि हम यहाँ पे अब सोलर रूफटॉप की बात कर रहे हैं, तो सोलर रूफटॉप सिस्टम में हम वहाँ पे अपने लिए खुद की बिजली जनरेट कर रहे हैं, और जो भी कम ज़्यादा होता है वो ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करके अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि पहले मैं लेता था, अब मैं खुद अपना जनरेट करता हूँ, और उसमें जो भी कम ज़्यादा होता है वो ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करता हूँ। तो यहाँ पे ले भी रहा हूँ और बना भी रहा हूँ और दे भी रहा हूँ। तो कंज्यूमर में एक चीज़ आ गया, PR आगे का हटा दिए, प्रोड्यूसर का वो दोनों वर्ड्स को जोड़ दिए, इट बिकम्स प्रोज्यूमर। एक्सीलेंट, परफेक्ट। तो जैसे सर ने बोला, अगर आप प्रोड्यूस भी कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी और कंज्यूम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके घर में बैटरी बैकअप लगा हुआ है ना, तो आप प्रोज्यूमर है। अगर आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, आप प्रोज्यूमर हो। अगर आपका सोलर पैनल घर में लगा हुआ है, तो आज भी आप प्रोज्यूमर हो। अब हम प्रोज्यूमर सर्विस की वैल्यू चेन की बात कर रहे हैं, तो आप ये बोलोगे राज सिंह निरंजन जी, अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी सुनने के लिए बैठे हम। चलो मैं एक ही अपॉर्चुनिटी बताता हूं, हजारों में एग्जाम्पल। 1.2 बिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड डू नॉट हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन 3.2 बिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन फ्यूल टू कुक फूड। सो मदर्स कुक फूड यूजिंग काउटन केक एंड वुड। कंडे और लकड़ी से खाना बनाती है माएं, हमारी दादी, और जब खाना बनाती है तो वो पॉइजनस गैसेस इनहेल करती है। अकेले नहीं करती है, जो बच्चा है 1 day to 10 years old, he and she also sits beside the चूल्हा, और वो भी पॉइजनस गैसेस इनहेल करता है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट सेज कि 5 million people every year die because of this problem। क्या आप उसको सॉल्व कर सकते हो? प्रोज्यूमर की प्रॉब्लम है ये। कैसे सॉल्व कर सकते हो मैं बताता हूं आपको। एक ही एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सोलराइजेशन ऑफ कुकिंग फूड। अगर आप ऐसा कोई किट बना सकते हो कि जब भी कि भाई बहन और भाई भाई में बंटवारा हो तो वो गैस सिलेंडर नहीं लाएं, वो एक किट, अगर अजीत जी है तो अजीत किट खरीदे और अपने घर में खुद DIY फिक्स करें और हॉट प्लेट में खाना बनाएं। भाई हमारे इंडिया के गांव वाले दिन में ही खाना खाते हैं। हमारा ऐसा नहीं होता कि रात में 10 बजे खाना चल रहा है, वो 6 बजे तक वाइंड अप हो जाता है। आपने अगर किसी को लिबर्टी भी चाहिए तो फिर उसको बोलो थोड़ा कॉस्ट लगेगी, हम बैटरी बैकअप लगाते हैं, फिर ऐसा कर लो, अदरवाइज उसकी भी जरूरत नहीं है। हॉट प्लेट खाना बनाओ बहुत मिनिमम खर्चे में। अगर आपने ये कर दिया, आप उनकी हेल्थ को बचाओगे, आप उनकी कॉस्ट ऑफ कुकिंग ऑलमोस्ट जीरो कर दोगे। आप सोचिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। सिलेंडर की जरूरत नहीं है आपको पेड़ काटने की जरूरत नहीं है, आपको कंडे बनाने की जरूरत नहीं है। अब गाय भी बहुत कम बची है इंडिया में, और वो भी आजकल डेयरी से काम चल रहा है, घर घर में नहीं होती। तो प्रोज्यूमर में मैंने सर एक ही एग्जांपल दिया है कि इसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं सर, इतना बहुत है सर। हाँ, अब है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि भाई अब चूंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो चीज़ें उससे डील कर रहे हैं, तो ये एक शानदार बुक है जो सर ने खुद लिखी है। और आज तक ऐसी इंडिया में, अगर मैं कुछ कम गलत बोलूँ तो आप बताइएगा, ऐसी बहुत ही कम बुक्स है। और जो पहली बुक आपने लिखी थी वो शायद 10 साल तक वो एक ही बुक थी, राइट। सो ज़रा सर, मैं तो यही बोलूँगा कि भाई जो लोग भी इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, भले ही वो सोलर हो, सोलर वाले तो पहले पढ़ लें, है, या फिर सोलर नॉन सोलर भी है जो एनर्जी से रिलेटेड है, वो इस बुक को ज़रूर पढ़ें। इनफैक्ट आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो इस बुक को लेने का, कहाँ से लेने का, ये पूरा लिंक मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन इट्स ए बाइबल, जो हम बोलते हैं ना रामायण गीता, तो ये हमारे इंडस्ट्री के लिए गीता समझ लीजिए। आप इसमें से जो भी पढ़ेंगे वो आपके ही काम आने वाली है। सर ज़रा इस बुक के बारे में थोड़ा सा बता देंगे सर? तो पहली मेरी किताब थी वो सर इलेक्ट्रिसिटी लॉज इन इंडिया थे, और अब जो मैंने किताब लिखी है वो एनर्जी लॉज इन इंडिया है। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस। तब मैं बात करता था सिर्फ पावर सेक्टर की, मतलब जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या है, अब अभी आपने देखा अपॉर्चुनिटीज, तो अपॉर्चुनिटीज कहां आ रही हैं? अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, प्रोज्यूमर की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, मैंने बोला मार्केट्स की अपॉर्चुनिटीज आ रही है। ये सब एनर्जी सेक्टर का पार्ट है। और इन 10 अपॉर्चुनिटीज के अलावा सर इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी जहां पे कंपनी नहीं है अवेलेबल, मतलब ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, ठीक है, वो ये है रिसाइकलिंग ऑफ पावर प्लांट्स। रिसाइकलिंग ऑफ पावर प्लांट्स में दुनिया ढूंढ रही है कि मेरे पावर प्लांट, अगर थर्मल पावर प्लांट में बंद कर रहा हूं, भैया कोई उसको डिस्ट्रॉय कर दे, उसको रिसाइकिल कर दे, उसको वेस्ट टू वेल्थ कर दे। अगर आप ये कर सकते हैं, प्लीज गो अहेड। और आप ये सोचिए ना, 600,000 टन ऑफ सोलर वेस्ट आएगा 2030 में, अभी 4-5 साल बाद। क्या आप अगर ये काम हेल्प कर सकते हैं इंडस्ट्री को,
तो नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है आपके पास, रीसाइक्लिंग एंड रीपर्पसिंग द सोलर पावर, नॉट पावर प्लांट, रीपावरिंग भी एक है, रीपावरिंग भी, रीलेइंग ऑफ द ग्रिड। मैं पूरे एनर्जी सेक्टर की बात कर रहा हूँ। जब आप रीसाइक्लिंग कर रहे हो तो वेस्ट ऑयल पूरा करो भाई, एक मतलब आप ये मत सोचो सोलर आप ट्रांसमिशन भी करो, वायर्स भी करो। रीसाइक्लिंग के बाद जो 12th और लास्ट अपॉर्चुनिटी है, मैंने 12 वैल्यू चेन, वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग। भाई ये सब चलाने के लिए किसी को मैन्युफैक्चरिंग भी तो करनी पड़ेगी ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं अपन? छोटी छोटी चीजें कॉटेज इंडस्ट्री में बनाओ, बैलेंस ऑफ प्लांट सोलर के, और जितनी भी इंडस्ट्री है पूरे इंडस्ट्री को देखो जहां जहां रिक्वायरमेंट है। हाइड्रोजन में हमने कितना अच्छा काम किया है, इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर आप इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं सर, जो आपका क्वेश्चन था थोड़ा सा लंबा आंसर है, पर मुझे लगा कि मेरा फर्ज है नहीं नेक्स्ट जनरेशन को बताऊं ये पूरा। ये सर जरूर। क्या है कि भाई यहाँ पे जैसे मैं कई बार ये भी बोलता हूँ कि वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कैप्सूल और इंजेक्शन की भाई हमने लगाया और आप अगले दिन रेडी हो गए। जैसे सर का एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स सर ने इस इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, तब जाके वो इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए अपनी पूरी कोशिश या पूरे अभी दिल से लगे हुए हैं। इनफैक्ट वैसा ही मेरे को भी ऑलमोस्ट 15 से 20 साल लग गए ये सब सीखने में, और अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। एम आई राइट सर? तो है ऐसा कि भाई अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ जानना है, तो डेफिनेटली आपको टाइम निकालना होगा, और उसके लिए वो आप ही निकाल सकते हैं। अब सर यहाँ पे एक और बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात आती है कि भाई ये सारी चीज़ें हो गई, अब इसी चीज़ को लेके हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, दैट इज़ सोलर IPL, राइट, सोलर इंस्टॉलर प्रीमियर लीग, जो कि हम बड़े बड़े जो एग्जीबिशंस हैं इंडिया में उसमें हम लोग करते हैं। तो इस बार जो कर रहे हैं REI 2024 ग्रेटर नोएडा में कर रहे हैं। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि भाई कई लोगों का कहना है या कई लोगों की खुशफहमी ये होती है कि भाई आई एम द बेस्ट, राइट, मेरे को सब कुछ आता है, तो मैं जो बोलता हूँ वो सही है। तो वैसे ही दूसरा बंदा भी बोलता है मैं सबसे सही हूँ, तीसरा बोलता है मैं तो तुझसे भी अच्छा हूँ। तो अब यहाँ पे बात आती है कि भाई हु इज़ द बेस्ट। तो यही सीधा सीधा इस कॉन्सेप्ट को लेके है कि भाई इफ़ यू थिंक दैट यू आर वन ऑफ द बेस्ट इंस्टॉलर्स, आपको सब कुछ आता है, देन इट्स योर ड्यूटी टू, या कहते हैं भाई इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू शोकेस योर नॉलेज स्किल्स इन फ्रंट ऑफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। क्या है कि भाई हम भी तो जानना चाहते हैं कि भाई ये सही तरीका क्या है, व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस, व्हाट इज़ स्मार्ट इंस्टॉलेशन, व्हाट आर द सेफ्टी प्रैक्टिसेस। ये अगर चीज़ें हमको मालूम होगी तभी तो हम बता सकते हैं कि भाई ये है, क्योंकि ये तो आप जानते हो। आप अगर नहीं सिखाओगे तो दूसरा सीखेगा कैसे? दूसरा अगर सीखेगा नहीं तो फिर वही चीज़ रोना रहेगा कि भाई वो गलत काम करता है और ये ऐसा है। तो ये सिखाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये आपकी है। ये जो ढकला ढकली अगर ख़त्म करनी है तो इसके लिए आपको ही आगे आना होगा। और इसी चीज़ को ध्यान में रख के हमने ये IPL इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, जहाँ पे सीखने वाला, सिखाने वाला और जो काम करवाना चाहता है वो सब एक जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। सर हाउ इज दैट? सर मैं तो इट इज़ अ वंडरफुल, इट इज़ अ एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट। पर मैं एक बात आपको सजेशन भी देना चाहता हूँ और इसमें ऐड करना चाहता हूँ व्यूअर्स के लिए। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, आप ये मत सोचो कि आपको सिर्फ महाराष्ट्र में काम करना है, आपको सिर्फ तमिलनाडु में काम करना है, या आपको मध्य प्रदेश में काम करना है। बिल्कुल गलत सोच है। आप ये भी मत सोचो कि मुझे इंडिया में काम करना है पूरे, ये भी गलत सोच है। आप ये सोचो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो 122 कंट्रीज हैं उनमें आपको काम करना है। तो लॉ पॉलिसी स्टैंडर्ड्स जो मैं बताता हूं वो हो सकता है इंडिया में एप्लीकेबल हो, लेकिन जो सर बता रहे हैं आपका इंस्टॉलेशन का, वो पूरे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में 122 कंट्रीज में एप्लीकेबल है। और मैं जो सजेशन की, जो ये तो मेरा मैसेज था ऑडियंस को, लेकिन जो सजेशन मैं आपसे देना चाहता हूं सर, मैं चाहता हूं इसको आप या तो लाइव ब्रॉडकास्ट करिए, जिससे पूरे वर्ल्ड में जिसको सोलर इंस्टॉलेशन चाहिए और उनके नाम लिखे जो विनर्स हैं जी। तो अगर मान लीजिए कोई नाइजीरिया में कोई सोलर इंस्टॉलेशन करवाना चाहता है, वो कांटेक्ट कर ले बंदे को जिसकी टेक्नोलॉजी है, जिसके पास, और वो लोग एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जैसे ओलंपिक्स होता है ना जी सर, उस तरह से इसको खेले हैं कि भैया मेरे को इंडिया का, मेरा टारगेट ये है कि सर इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, स्किल्ड मैन पावर है, वो पूरे वर्ल्ड का सोलराइजेशन करे। हमारे पास 1.4 बिलियन लोग हैं। अगर हम उनको मैन पावर को टेक्निकली एक्सपर्ट बना दें या उनकी अपस्किलिंग कर दें या रीस्किलिंग कर दें, और फिर बोले सिंगापुर में अगर लगाना है तो आप जाएंगे, इंडिया के बंदे चाहिए, दे आर एक्सपर्ट। अगर युगांडा में लगाना है तो इंडिया के बंदे चाहिए, अगर ब्राजील में लगाना है तो इंडिया, कैसा ये हो सकता है कैसे? ऑफ कोर्स तो उसको आप लाइव कर सकते हैं या उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मतलब मैं बहुत अच्छा लगा जी। नहीं राज सर,
पहली बात तो ऐसा कि भाई ये जो पूरा इवेंट है, हमारे जो एसोसिएट चैनल्स हैं, जितने भी हमारे एसोसिएट चैनल्स हैं, ऑलमोस्ट 8-10 चैनल्स हैं, वहाँ पे तो रहेगा, प्लस इसका 110% लाइव ब्रॉडकास्ट आ रहा है सर। और एक और चीज़ बता देता हूँ सर, यहाँ पे हम इस इवेंट के लिए पूरा मिनिस्ट्री से सपोर्ट ले रहे हैं, स्टेट नोडल एजेंसीज और डिस्कॉम से भी सपोर्ट मिल रहा है, और हमें अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। तो इसमें सर मेन ये रहता है कि भाई कई लोग मेरे को काम चाहिए, मैं वहाँ पे परफॉर्म करूँगा, मेरा काम 50 लोग देखेंगे, मेरे को जिसको काम करवाना है वो मेरा काम देख के मेरे को काम देगा। वैसे ही जिसको काम करवाने वालों की ज़रूरत है उनका भी फुलफिल हो रहा है। और कई लोग ऐसे हैं जिनको काम ही नहीं आता, वो सीखना चाहते हैं, तो दे कैन ऑल्सो कम। और मिनिस्ट्री इसमें अच्छा खासा मैं उनका सपोर्ट ले रहा हूँ, तो वो भी मिलेगा ही मिलेगा सर। एंड सर आप भी उसमें आ रहे हैं एज ए जज, मैं तो आपको इनवाइट करूँगा, प्लीज़ आप भी आइए वहाँ पे, जितने भी हैं पार्टिसिपेंट्स उनको आशीर्वाद दीजिए कि भाई देखिए कि भाई फ्रॉम आपके एंगल से ये सही में सही है कि नहीं। Sir, I will be honored and humbled to join the event, और I give my consent and I will be blessed to see कि कितना इंडिया में इतनी स्किलिंग है कि पूरे वर्ल्ड का सोलराइजेशन हम कर पाएं। ये अगर अचीवमेंट हो तो I will be very happy sir. Thank you for inviting me जी। श्योर सर है। तो दोस्तों ओवरऑल कहने की बात यह है कि भाई आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, आप जिस भी बैकग्राउंड से हो, आपका जो भी क्वालिफिकेशन हो, आपका जो भी एक्सपीरियंस हो, यू आर वेलकम इन सोलर इंडस्ट्री। द ओनली थिंग इज, मैं एक और बार कहना चाहूँगा कि भाई जो हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि भाई जिस रास्ते पे चलना होता है उस रास्ते के बारे में थोड़ा सा पता ज़रूर लगा लेना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पे हम सोलर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ के आइएगा। आपको अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको इतनी गारंटी दे देता हूँ कि भाई आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। सर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और हमारे दर्शकों के साथ इतना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर किया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। एंड थैंक यू सो मच सर। तो मेरी ब्लेसिंग्स है सारे व्यूअर्स को, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी नेटवर्किंग, कीप शेयरिंग एंड कीप शाइनिंग। ये 4 वर्ड्स आप याद रखिए, प्रोग्रेस के, ग्रोथ के 4 लेटर्स है। नंबर 1 हैप्पी लर्निंग। हर प्रोग्रेस में आप कहीं भी ग्रोथ करना चाहते हैं, फर्स्ट स्टेप इज लर्निंग। सो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि क्या क्या सीख सकते हैं। लॉ पॉलिसी भी हो सकता है, स्टैंडर्ड्स भी होता है, टेक्नोलॉजी भी जो सर आप इतना सिखा रहे हैं वो हो सकती है। हैप्पी लर्निंग। सेकेंड स्टेज इज हैप्पी नेटवर्किंग। यू हैव टू हैव राइट नेटवर्क। जैसे सर ने बोला कि शादी होती है तो भाई कोई हलवाई होना है, किसी को बैंड बाजा होना है, किसी को, तो आपको पूरी चीजें चाहिए। अगर वो आपके पास नेटवर्क इफेक्टिव है तब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सेकेंड स्टेज इज हैप्पी नेटवर्किंग। थर्ड स्टेज इज कीप शेयरिंग। आपने अपने नॉलेज से, स्किल से और अपने नेटवर्क से जो प्रोडक्ट बनाया, सर्विस बनाई है, जो स्किल डेवलप करी, उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप जब तक अप्लाई नहीं करोगे वो किसी के काम की नहीं है। तो इसलिए बोलते शेयर योर नॉलेज, शेयर योर एक्सपर्टाइज, और वो कंपटीशन जैसे हमारा आईपीएल कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट करिए। और फोर्थ है कीप शाइनिंग, स्टेबल, बी रिस्क फ्री, लीगली कर सब करिए। सो विद दिस, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर। गॉड ब्लेस एवरीवन। थैंक यू सर।